हेलो एवरीवन, आज हम सेक्शन 119 को समझेंगे। लास्ट मैंने 109 तक छोड़ा है क्लास, तो मैंने जो सेक्शन छोड़े हैं उनको आपको रीड करना है। ठीक है, मैं सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है प्री और मेन, तो उन्हीं को कवर करूंगी, उसके अलावा नहीं। तो सेक्शन 119 में आता है लिखा कमेंसमेंट ऑफ पीरियड फॉर विच सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड। इसमें 2 सब सेक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पर ये समझना है कि जो सिक्योरिटी की हम बात कर रहे हैं वो कौन से सेक्शन से कर रहे हैं। पीछे के सेक्शन से कर रहे हैं ना, 106 से और 117 में। तो यहाँ पर बात ये है कि वो पर्सन जिसके लिए सिक्योरिटी की बोला गया है, जिसको वो पर्सन किसी भी सेंटेंस या जेल में इम्प्रिजमेंट कर रहा है, मतलब वो सजा काट रहा है, तो जिस दिन से उसका वो सेंटेंस खत्म होगा, सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जिस दिन से वो सेंटेंस खत्म होगा उस दिन से ही पीरियड स्टार्ट होगा जिसके अगेंस्ट सिक्योरिटी ली जा रही है। ये है आपका सबसेक्शन 1। 2 कहता है बाकी सभी केसेस में जिस दिन से ऑर्डर हुआ उसी दिन से टाइम स्टार्ट होगा। ठीक है, या फिर लेटर डेट भी फिक्स की जा सकती है, बट उसके लिए मजिस्ट्रेट रीजन टू बी रिकॉर्डेड करेगा, मतलब रीजन देगा कि वो क्यों लेटर डेट दे रहा है, मतलब क्यों वो बाद की डेट दे रहा है ये पीरियड स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, यही है इसमें। अब देखिए, अब चैप्टर 9 हम समझेंगे। चैप्टर 9 में सेक्शन 125 जो कि सीआरपीसी की आत्मा है, ये समझिए। ये चैप्टर हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको बिल्कुल स्किप ना करें। तो कुछ चीज़ें पहले समझ लेते हैं कि हमारे कानून में कुछ ऐसे प्रावधान हैं कि जो लोग अपना खर्चा पानी नहीं उठा सकते, अपना सही से नहीं जी सकते, खाने पीने की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनके लिए उनके पास नहीं है, तो उनके मित्र संबंधी कह लो, या जैसे हस्बैंड वाइफ या फिर पेरेंट्स या फिर बच्चा, तो वो कोर्ट में क्या कर सकता है, मेंटेनेंस के लिए केस फाइल कर सकता है। ये सेक्शन उसी में डील करता है। तो किसी भी सेक्शन को जो इम्पोर्टेंट हो उसको क्लासीफाई करना बेहद जरूरी है। तो इसमें 5 सबसेक्शन है, 5 प्रोविजन है और 1 एक्सप्लेनेशन है, और ये डील करता है ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर सेक्शन को पढ़ने से पहले कुछ चीजों को क्लियर कर लीजिए। आर्टिकल 53 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रेफरेंस में रख करके इसको पढ़ें। ठीक है, अब सेक्युलर इन कैरेक्टर की भी ये बात करता है। पर्सनल लॉ में जो प्रोविजन है मेंटेनेंस रिलेटेड, और यहाँ पे जो सीआरपीसी में है, तो इसके बीच में नो कन्फ्लिक्ट टू बोथ ऑफ द लॉज। ठीक है, अगर पर्सनल लॉ में मेंटेनेंस ऑलरेडी मतलब कोई ऑब्टेन कर चुका है, तो मजिस्ट्रेट जब उसे सीआरपीसी में देंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे और उसी हिसाब से वो अमाउंट फिक्स करेंगे। ठीक है, अब बात आई उसी हिसाब से अंडर ये आपका 125 में फिक्स करेंगे ना। अब बात आई सेक्युलर इन कैरेक्टर की, मतलब किसी भी प्रकार की धर्म जाति को नहीं मानता, और इन नेचर। ठीक है, अब इसमें केस था मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम 1985 का, जिसमें कोर्ट ने यही कहा था कि इस तरह की कोई भी बाधाएं अंडर सेक्शन 125 के प्रोविजंस में नहीं आएंगे, इसीलिए इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब कौन कौन क्लेम कर सकता है ये समझना है। ठीक है, अब जैसे कि पीछे हमने पढ़ा, तो फिर भी इन्होंने क्या करा, बांध दिया कि जी अब वाइफ किसे कहेंगे, ठीक है, और पेरेंट्स किसे कहेंगे, और आपका चिल्ड्रन किसे कहेंगे। हमारी अकॉर्डिंग अगर वाइफ चिल्ड्रन है तभी आपको मेंटेनेंस मिलेगा। तो चलिए वो समझ लेते हैं कि ये किसे वाइफ कह रहे हैं, किसे क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो एक सेकेंड, हाँ बस। तो सबसे पहली बात, वाइफ में इंक्लूड है माइनर और मेजर दोनों। मेंटेन नहीं कर पा रही है खुद को, तो वो इंटाइटल है, क्लेम कर सकती है जब वो अपना खर्चा पानी नहीं उठा पा रही है। वाइफ मीन्स लीगल वाइफ। इफ मैरिज इज इलीगल देन नो क्लेम ऑफ मेंटेनेंस। वाइफ इंक्लूड डाइवोर्स वाइफ टिल शी रीमैरी और लिव सेपरेट, वो भी इंक्लूड है। वाइफ ऑल्सो इंक्लूड लेडी लिव विद पर्सन एज हस्बैंड एंड वाइफ एज सोसाइटी लाइक लिविंग रिलेशनशिप। इसके लिए समझिए चनमुनिया वर्सेस वीरेंद्र कुमार 2011, लिविंग रिलेशनशिप में रहने वालों को भी कोर्ट ने मेंटेनेंस के लिए अलाउ कर दिया। ठीक है, अब कौन यहाँ पर इंटाइटल नहीं है, तो ये तो अंडरस्टूड है, आप वकील हैं इतना तो समझते हैं। एडल्ट्री में रहने वाली को नहीं देंगे, और सफिशिएंट रीजन नहीं है जिसके पास कुछ भी
और डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट है, अपनी मर्जी से आप अलग हुए, तो किस बात का आपको क्या चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए। अब चाइल्ड किसे कहेंगे, चाइल्ड वैसे तो कहीं डिफाइन नहीं है सीआरपीसी में, तो इसको समझने के लिए आप क्या करिए, इंडियन मेजोरिटी एक्ट को देखें 1875। इफ, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं फिर भी, इफ द चाइल्ड इज मेंटली और फिजिकली इल, तो नो इज क्राइटेरिया फॉर द मेंटेनेंस, इट इज मैंडेटरी, क्लेम तो देना ही पड़ेगा आपको। इट इज राइट ऑफ द चाइल्ड टू टेक मेंटेनेंस, चाइल्ड इंक्लूड वेदर लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट। अभी लेजिटिमेट इलेजिटिमेट कैसे समझेंगे, अब आप ध्यान से समझिए। देखिए, इलेजिटिमेट मैरिड से नहीं हुआ, माइनर है, ठीक है, क्लेम करेगा, दोनों ही कर सकते हैं। कुछ चीजों को ध्यान रखिए, मैरिड से नहीं हुआ तभी उसे लेजिटिमेट कह रहे हैं, तो क्लेम करेगा, दोनों ही करेंगे, और लेजिटिमेट हो चाहे फिर इलेजिटिमेट हो। मेजर चाइल्ड, अच्छा एक सेकेंड और, मेजर चाइल्ड में मैरिड डॉटर को इंक्लूड नहीं किया जाता, इतना ध्यान रखेंगे। मेजर चाइल्ड में मैरिड डॉटर, इट मीन्स नॉट बीइंग अ मैरिड डॉटर, ये आपके बेरक में है, मैं कोई अलग से नहीं बता रही। इफ एनी रीजन ऑफ एनी फिजिकल और मेंटली एबनॉर्मल और इंजरी, ही इज इनेबल टू मेंटेन। इंपॉर्टेंट बात यह है, मेजर चाइल्ड में इंक्लूड किया जाएगा उससे जो किसी रीजन से मेंटली या फिजिकली एबनॉर्मल है या इंजर्ड है या वो खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहा, उसको हम क्या करेंगे, मेजर चाइल्ड में इंक्लूड करेंगे। और किसको नहीं करेंगे, मैरिड डॉटर को इंक्लूड नहीं किया जाता। अब पेरेंट्स किसे कहेंगे, देखिए, इफ दी अनेबल, पेरेंट्स में समझना है, 3-4 पॉइंट है। इफ दी अनेबल टू मेंटेन देमसेल्फ, नहीं कर पा रहे खुद को, मदर गेट मेंटेनेंस ओनली फ्रॉम हस्बैंड, बट इफ हस्बैंड इज नॉट कैपेबल देन शी हैज राइट टू गेट इट फ्रॉम चिल्ड्रन, उससे ले सकते हैं बच्चों से। फादर हैज ऑल्सो राइट टू क्लेम इफ ओनली सिंगल डॉटर बट एंड शी इज मैरिड and depend on husband, then parent has no right to claim maintenance from daughter। अब वो बेचारी अपने पति पे खुद निर्भर है, तो वो कैसे माँ बाप को देगी बताओ, तो ये भी थोड़ी समझने की बातें हैं। अब मेंटेनेंस किसे कहेंगे, मतलब आप, तो मेंटेनेंस कहा जाता है कि जो इसमें लिखा है सफिशिएंट मीन, कुछ ऐसी जरूरतें, अब ये नहीं कि आपको होटल में घूमने को चाहिए, रोज रोज आपको फिल्म देखने को चाहिए, रोज आपको कहीं मॉल में घूमने को चाहिए, उसके लिए आपको पैसे चाहिए। आपके पास सफिशिएंट मीन होने चाहिए, मतलब रोटी कपड़ा मकान, आपको दवाई गोली को, भाई बूढ़े माँ बाप है, दवाई गोली को, बच्चा है तो पढ़ने के लिए, स्कूल की फीस, बहुत सारी चीजें हैं, वाइफ है तो उसकी अपनी पर्सनल चीजें, तो इसके लिए वो क्लेम करेंगे, बाकी फालतू की चीजें के लिए नहीं, ठीक है। अब तो इतनी बात क्लियर हो गई। फादर मदर भी, ठीक है, फादर मदर भी इसके अंदर आ गए हैं। अब उसके बाद देखिए, इसमें कुछ केस भी हैं, तो उसको भी आप ध्यान रखेंगे, जैसे यमुना बाई अंतारो वर्सेस अंतारो शिवम 1988 का लीगली वेडेड वाइफ के बारे में, जिसमें बता रखा है। बादशाह वर्सेस उर्मिला बादशाह 2014, मतलब कि पता ही नहीं कि उसने एक और शादी कर रखी है, तो किस तरीके से किया जाएगा। आप उसको केस लॉ को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, और अगर फिर भी आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे दें, लिख दें, तो मैं आपको वो प्रोवाइड करा दूंगी। अब देखिए, सबसेक्शन 1 के क्लॉज डी के बाद, ए मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास ऑर्डर करेगा जब ऐसा पर्सन जो कि मेंटेनेंस देने से क्या कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है, निग्लेक्ट कर रहा है, तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा कि वो अपनी पत्नी, संतान या माता पिता को मेंटेनेंस दे, ठीक है। अब इसमें आई बात पेमेंट की, तो पेमेंट के लिए ऐसे समझिए, जब प्रैक्टिकल काम होता है कोर्ट में, तो जहाँ पे वो पर्सन काम करता है वहाँ की उसकी सैलरी स्लिप भी, उन डॉक्यूमेंट, वहाँ से भी डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो अपने आप कोर्ट को समझ में आ जाता है ये कमाता कितना। अब आप कह दो जी नहीं, मुझे तो 50,000 रुपये चाहिए इससे महीने के, और बेचारा कमाता ना हो 20,000 रुपये भी, तो उसी के अकॉर्डिंग कोर्ट क्या करती है, डिसाइड करेगी। इसमें आपका मर्जी नहीं चलेगी, लेकिन इतना ध्यान रखा जाएगा कि सफिशिएंट मीन आपके पूरे होते हों, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट जैसे ठीक समझेगा वैसा करेगा, कि कोई भी पेमेंट फिक्स कर दे ऐसा कुछ नहीं है, अमेंड हो गया है ये मजिस्ट्रेट के ऊपर है। अब इसमें प्रोविजो में आ जाओ। अब प्रोविजो क्या कहता है, प्रोविजो में है मजिस्ट्रेट क्लॉज बी में माइनर फीमेल चाइल्ड के फादर को भी क्या कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है कि भाई ऐसा है, जब तक आपका बच्चा मेजर ना हो जाए आप इसको मेंटेन करिए। अगर उसका हस्बैंड है तो उसे कहेगा, और अगर लेकिन वो देख लेगा कि क्या इसके पास सफिशिएंट मतलब है चीजें,
मतलब उसे सेटिस्फाई होता है अगर मजिस्ट्रेट कि ये खर्चा चला भी सकता है या नहीं, तभी वो उसको, जो माइनर फीमेल चाइल्ड अगर मैरिड है उससे, तभी वो उसको उसका मेंटेनेंस के लिए उसको कहेगा। यदि पर्याप्त साधन नहीं है उसको मेंटेन करने के लिए तो नहीं कहेगा, देख लेगा, कोर्ट पहले खुद को सेटिस्फाई कर लेगा। फिर नेक्स्ट प्रोविजो है मेंटेनेंस की। ड्यूरिंग मेंटेनेंस की जो वो प्रोसीडिंग चल रही है, मतलब ड्यूरिंग प्रोसीडिंग वो ये भी ऑर्डर कर सकता है, वो ऑर्डर दे सकता है, मतलब भी नहीं दे ही सकता है कि वो अपनी पत्नी यानी वाइफ, पेरेंट्स, चिल्ड्रन को इंटरिम मेंटेनेंस और ऐसी प्रोसीडिंग के लिए रीजनेबल पेमेंट करे। इंटरिम मेंटेनेंस मतलब जो भी जरूरी, देखो खर्चा पानी है, आने जाने में किराया खर्च लगता है, और कुछ खर्चा पानी और भी जो केस में लग रहा है बहुत, क्योंकि ऐसी तो हो नहीं जाता केस, बहुत पैसे लग जाते हैं छोटे मोटे कामों में भी अगर देखा जाए, तो वो सारा उसको पहले इंटरिम मेंटेनेंस के लिए ऑर्डर कर देगा। जो फाइनल लास्ट में हो सो हो, लेकिन पहले तो आप वो तो ऑर्डर करो, वो तो अलाउ करो भाई, हम रोज रोज कहाँ से आए कोर्ट में, ठीक है। तो जैसा मजिस्ट्रेट ठीक समझेगा वैसा उसको देने का ऑर्डर करेगा। इसका नेक्स्ट प्रोविजो है अंडर द सेकंड प्रोवाइडेड इंटरिम मेंटेनेंस मंथली, और कार्रवाइयों के खर्चे यानी एक्सपेंसेस के लिए एप्लीकेशन जैसे ही आपने नोटिस भेजा अपोजिट पार्टी को उसी दिन से, ध्यान से समझेंगे, अपोजिट पार्टी को नोटिस भेजा उसी दिन से 60 दिन शुरू हो गए। तो मेन एप्लीकेशन जब भी डिसाइडेड हो वो एक अलग मैटर, बट इंटरिम वाली तो अलाउ करो, ठीक है। यू हैव टू डिसाइड द इंटरिम मेंटेनेंस विद इन 60 डेज जब उसने एप्लीकेशन लगाई। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, एक्सप्लेनेशन को माइनर किसे कहा, मीन अ पर्सन हु अंडर द प्रोविजन ऑफ द मेजॉरिटी एक्ट, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, वाइफ भी हो गया, ठीक है। उसके बाद सफिशिएंट मीन, सब सेक्शन इंटरिम मेंटेनेंस देखिए, देख लो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग शैल बी पेबल फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर, और इफ सो ऑर्डर फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेशन, तो भरण पोषण के लिए, खर्चे के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेशन से उसको दिया जाएगा एज द केस में भी। सबसेक्शन 3 क्या कहता है, विदाउट सफिशिएंट कॉज ऑर्डर। अब यहाँ बहुत अच्छी बात यह है कि आपको कहा जी भाई आप क्या करो, पैसे दे दो अपनी पत्नी को जो ऑर्डर किया, अब वो ज्यादा नवाब है नहीं देते तो फंसेंगे यहाँ पर। फिर कहाँ फंसेंगे, सबसेक्शन 3 में। तो यहाँ लिखा हुआ है विदाउट सफिशिएंट कॉज ऑर्डर को कंप्लाई नहीं करता, यानी बिना कारण के ऐसे आदेश का पालन नहीं करता, अपनी मर्जी से है बस, ठीक है जी हाँ, तो अब तो ऐसे ध्यान से समझना है, तो ऐसे हर ऑर्डर के ब्रीच के लिए मजिस्ट्रेट क्या करेगा, एक वारंट इश्यू करेगा। समझ में आ रही बात, किस लिए वारंट इश्यू करेगा ना, फॉर लेविंग द अमाउंट, वसूली के लिए, ठीक है, ड्यू इन द मैनर प्रोवाइडेड फॉर लेविंग फाइन, जैसा भी जुर्माने में उपबंधित है, जो भी देना है मतलब जुर्माने में उसको वो देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपने मानी नहीं बात, इसलिए। फिर कहा उस वारंट के एग्जीक्यूशन के बाद, वारंट का एग्जीक्यूशन हो गया, एवरी मंथ, जो आपको कहा था भाई हर मंथ आपको अपनी पत्नी को इतने पैसे देने हैं, एवरी मंथ के ना चुकाए यानी अनपेड किए गए पूरे मेंटेनेंस या इंटरिम मेंटेनेंस और एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग, जैसी भी स्थिति हो, या और एनी पार्ट ऑफ, एक सेकेंड, एनी, हाँ यही है शायद, एनी पार्ट ऑफ ईच मंथ, हाँ वही, एनी पार्ट ऑफ ईच मंथ, हर महीने की, ठीक है, जो आपको देनी थी। फिर ऐसे इंसान जो नहीं मानता ना को, फिर फॉर द 1 मंथ, और यदि वो उससे पहले पेमेंट कर देता है, देखिए समझ लीजिए, एक लाइन बोली मैंने, एनी पार्ट ऑफ ईच, मतलब उसको क्या करना है, उसको इंटरिम मेंटेनेंस भी, और जो उसने अनपेड नहीं, जो उसने पेड नहीं किया हर महीने का देना था, तो ऐसे पर्सन को फॉर 1 मंथ, और यदि वो उससे पहले पेमेंट कर देता है तो चुका देने के समय तक के लिए इम्प्रिजमेंट दे सकता है। या तो आप पहले कर दो, या जी जब आप चुका दोगे तब बता दो, तब तक के लिए अंदर रहो, तब तक के लिए आप अंदर रहो। इसको ऐसे समझिए, जैसे कि जनवरी का महीना, ठीक है, जनवरी के महीने से ड्यू हुआ, मतलब आपको जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का देना था, ठीक है, और आपने नहीं दिया,
तो 31 दिसंबर से पहले एप्लीकेशन लगानी है कोर्ट में कि जी ऐसा है साहब, इस आदमी ने नहीं करी पेमेंट। ठीक है, वारंट तो फिर इशू करवाना पड़ेगा ना, फिर वारंट की एग्जीक्यूशन तो करवाना पड़ेगा, इसलिए ये एप्लीकेशन आपको लगानी पड़ेगी। ये हम प्रोविजो में पढ़ेंगे अभी आगे। इम्प्रिजमेंट फॉर अ टाइम विच मे एक्सटेंड टू 1 month और अंटिल पेमेंट इफ सूनर मेड। हर मंथ की ड्यू पनिशमेंट 1 month है। ठीक है, बट इसमें प्रोविजो ऐड कर दिया है, तो फिर बता रही है कि लिमिटेशन पीरियड कहाँ से स्टार्ट होगा। तो हम समझ लेते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, पेमेंट की जहां वसूली है, ठीक है, पेमेंट की वसूली के लिए वारंट तब तक इशू नहीं किया जाएगा जब तक कि एप्लीकेशन टू बी मेड टू द कोर्ट, ठीक है, टू कोर्ट टू लेवी सच अमाउंट, मतलब कि ऐसी वसूली के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन नहीं लगाई आपने। एप्लीकेशन कब से लगेगी वो मैंने आपको बता दिया, जब से स्टार्ट हुआ उस साल के खत्म होने से पहले पहले आप एप्लीकेशन लगा दो। ठीक है, एप्लीकेशन यानी आवेदन नहीं किया, अब नहीं किया तो हम क्या करें फिर इसमें, आपको तो बताना तो चाहिए ना कोर्ट को। मतलब विद इन 1 year, इन 1 word। अब इसका प्रोविजो है नेक्स्ट, और यह है और कि यदि ऐसा पर्सन, अब वो ये कहता है जी इस शर्त पे मेंटेनेंस की कंडीशन को रखता है कि ये मेरे साथ रहे, मेरी पत्नी जो ये है, मतलब पत्नी जो है मेरी, उसके साथ रहे, और वो उसके साथ रहने से इनकार कर देती है, तो मजिस्ट्रेट उसके इनकार को समझ सकता है, उस पर विचार करेगा कि भाई ऐसे क्यों कर रही है ये, और ऐसे कंडीशन के लिए वो इस सेक्शन के अधीन ऑर्डर भी दे सकता है कि भाई ये क्या कंडीशन है। एक्सप्लेनेशन कहता है अगर भाई देखो एक बात बताओ, दूसरी वाइफ अगर रखता है तो उसका साथ रहने से इनकार करना तो सफिशिएंट है ना, न्याय संगत है, इसमें कोई क्या करेगा, कोई कैसे रहेगा। अब सेक्शन 4 कहता है एडल्ट्री में रहने वाली और बिना किसी के कारण सेपरेट रह रही है, म्यूचुअल कंसेंट से उसने डाइवोर्स लिया है, तो मेंटेनेंस के लिए हकदार नहीं है। सबसेक्शन 5 क्या कहता है, तो मेंटेनेंस तो मजिस्ट्रेट शैल कैंसिल द ऑर्डर, अगर वो इन सब में से कोई सी है तो। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। तो इम्पोर्टेंट बात क्या है, व्हेन अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस बिकम ड्यू, वो मैंने आपको बता दिया, ऑर्डर फ्रॉम द डेट से ही, ना कि उसके बाद से। ठीक है, तो आई होप ये हो गया होगा। अब इसमें को 3-4 पॉइंट है कि जब आप केस फाइल करते हैं प्रैक्टिकल में तो किस तरह से होता है, तो उसकी यहाँ पे भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इसको अच्छी तरह समझ लें वो ज़रूरी है। बाकी कुछ नहीं समझ में आता हो तो ज़रूर मुझे बताना, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, बाकी सेक्शन 126 को आगे देखते हैं, थोड़ा लंबा हो गया ये।